तो मुझे इन्फॉर्म कर दो, मैं ये साइड पे ही रफ कर रहा हूँ। चलो रफ करो, है ना। अब आप हेडिंग डालिएगा बेटा, अब आप हेडिंग डालिएगा केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत आसान है, समझने में बहुत आसान रहेगी बेटा, और इम्पोर्टेंट भी है। अच्छा, अगले 10 से 15 मिनट में अपन जो चीज सीख जाएंगे ना, उससे आप पूरी केमिकल रिएक्शन भी कर पाओगे, केमिकल प्रॉपर्टीज भी इसकी समझ पाओगे, ठीक है। बट पहला पॉइंट थ्योरेटिकल है, नोट करें, नोट करें। फर्स्ट कंपाउंड ऑफ इनर्ट गैसेस इज प्रिपेयर्ड बाय नील बर्थलेट, इज प्रिपेयर्ड बाय नील बर्थलेट, ठीक है। फर्स्ट कंपाउंड ऑफ इनर्ट गैसेस इज प्रिपेयर्ड बाय नील बर्थलेट is ExePTF6, is ExePTF6, is ExePTF6. First compound of inert gases is prepared by Neil Bartlett is ExePTF6, ठीक है। एक्चुअल में ये जो ExePTF6 होता है, इट इज Exe प्लस एंड PTF6 माइनस, इस तरह से है। मतलब हमने जीनोन को ऑक्सीडाइज किया, किसकी हेल्प से बेटा? PTF6 की हेल्प से, है ना। अब देखो, जो नील बर्थलेट थे उनके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट कहां से आया कि जीनोन का कंपाउंड बनाया जा सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है। एक्चुअल में उन्होंने O2 को PTF6 के साथ रिएक्ट किया और एक कंपाउंड फॉर्म किया O2 प्लस एंड PTF6 माइनस। मतलब मैं ये बोलूंगा कि O2 PTF6 O2 को ऑक्सीडाइज कर सकता है ना। अच्छा, और यहां पर मैं लिख रहा हूं आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ O2, नॉट ऑक्सीजन, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ O2 कितनी होती है बेटा? 1175 किलो जूल पर मोल, है ना, 1175 किलो जूल पर मोल। अच्छा, अब यहीं पर अपन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ जीनोन भी देख लेते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ जीनोन है 1170 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो उसके दिमाग में ये आया कि यार अगर O2 को PTF6 ऑक्सीडाइज कर सकता है, जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी इतनी ज्यादा है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कराना है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, तो यार जीनोन को भी तो ये ऑक्सीडाइज कर सकता है। अगर मैं जीनोन ले लूं और इसको ऑक्सीडाइज करूं PTF6 की हेल्प से, तो क्या ये जीनोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी तो O2 से भी कम है। द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ जीनोन इज लेस देन O2। तो यहां पर जो कंपाउंड बना वो बना बेटा ExePTF6, ExePTF6, ठीक है। यहां पर जो कंपाउंड बना वो ExePTF6। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जब भी पूछा जाए कि फर्स्ट फॉर्म जो कंपाउंड था वो ExePTF6 था, ठीक है, लेकिन ये गलत है। एक्चुअल में जो कंपाउंड फॉर्म हुआ था, मिस्टेकनली ये समझा गया, कंपाउंड एक्चुअल में अलग था। वो डिटेल में जेडीली के अंदर दिया गया बेटा, मैं वो रिएक्शन डिस्कस करूंगा आपके साथ। लेकिन जब भी ये क्वेश्चन आएगा कि फर्स्ट प्रिपेयर्ड कंपाउंड बाय नील बर्थलेट या फर्स्ट प्रिपेयर्ड ऑफ जीनोन कंपाउंड, तो हमारा आंसर यही होगा ExePTF6, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चलेंगे अपन, ठीक है। अब मैं आपको रिएक्शन बता रहा हूं जो एडवांस लेवल पे पूछी जा सकती है। क्या हुआ, ठीक है, कि देखो Exe प्लस PTF6
जो कि एक डीप रेड कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन करी तो पहले बना Xg प्लस PtF6, ठीक है, और ये होता है ऑरेंज सॉलिड। क्या बोला मैंने कि सबसे पहले जीनोन की रिएक्शन हमने PtF6 के साथ की, जो कि एक डीप रेड कलर का कंपाउंड है, तो Xg प्लस और PtF6 माइनस बना, और जो है एक ऑरेंज सॉलिड, ठीक है, ऑरेंज सॉलिड। अब हम इसकी रिएक्शन PtF6 के साथ करेंगे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, रूम टेम्परेचर पर। फिर से PtF6 है, मतलब ये PtF6 हमने एक्सेस में लिया हुआ है। अब PtF6 अगर एक्सेस में लोगे तो फॉर्म होगा बेटा XgF प्लस एंड PtF6 माइनस, है ना, XgF प्लस और PtF6 माइनस, ये कंपाउंड फॉर्म होगा। एंड अगर हम इसको फिर से PtF6 के साथ 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट कर दें, तो जो स्टेबल कंपाउंड है फाइनली जो ऑब्टेन्ड हुआ था एक्चुअल कंपाउंड, वो होता है बेटा XcF प्लस Pt2F6 माइनस, है ना, XcF प्लस Pt2, सॉरी यहां पर F11 आएगा माइनस, ठीक है, ये होगा फॉर्मूला। और इसका कलर भी लिख लेना बेटा, येलो सॉलिड, ये एक्चुअल में ये मिला था येलो सॉलिड, बट एनसीईआरटी ने उसको यहां तक लिमिटेड कर दिया है, जो कि एक ऑरेंज सॉलिड है ना, और कलर भी वहां गलत लिख दिया, कलर भी वहां डीप रेड करके लिखा हुआ एनसीईआरटी में, वो भी करेक्शन है बेटा, है ना। अच्छा एक चीज और, इससे पहले भी एक करेक्शन आया था एनसीईआरटी में, किसी ने डाउट पूछा था मुझसे, किससे रिलेटेड था, सॉल्युबिलिटी ऑफ आयोडीन ऑक्साइड्स। मैंने पॉइंट लिखाया था कि आयोडीन ऑक्साइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, और एनसीईआरटी आप बोल रहे थे इनसॉल्युबल है, गलत है बेटा, वहां पर करेक्शन है, इनसॉल्युबल। देखो अगर हम आयोडीन के ऑक्साइड को वाटर में डालेंगे तो वो ऑक्सी एसिड बनाते हैं ना, ऑक्सी एसिड बनाते हैं, हमने रिएक्शन पढ़ी हुई, और हम ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से ऑक्सीडेशन, तो वो तो हाईली सॉल्युबल है, वो तो हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं, तो उस पॉइंट को वहां करेक्ट करना, वहां पर इनसॉल्युबल नहीं है, आयोडीन ऑक्साइड्स आर सॉल्युबल, ठीक है। इसी तरह से ये भी करेक्ट करें, एक्चुअल कंपाउंड जो बना था वो है XgF प्लस Pt2F11 माइनस, येलो सॉलिड। तो अननोन में जेई के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अननोन बना के, ठीक है। नोट डाउन करें, यू हैव टू रिमेंबर दिस रिएक्शन, याद ही रखना पड़ेगा। जीनोन को ऑक्सीडाइज किया तो ऑरेंज सॉलिड बना 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, फिर 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन जो स्टेबल कंपाउंड बनता है वो है XgF प्लस Pt2F11 माइनस, येलो सॉलिड, ठीक है, नोट डाउन करें। अच्छा ये स्टेटमेंट में पूछ सकते हैं कि ऐसा दिमाग में क्यों आया कि जीनोन का कंपाउंड एग्जिस्ट कर सकता है, क्यों बेटा, उन्होंने चेक किया कि द आयनेशन एनर्जी ऑफ O2 इज ग्रेटर देन आयनेशन एनर्जी ऑफ जीनोन, इसलिए इस रिएक्शन को स्टार्ट किया गया, क्योंकि अगर O2 को ऑक्सीडाइज किया जा सकता है तो जीनोन को भी किया जा सकता है। इसके बाद जो चैप्टर है वो मेटलर्जी, थ्योरेटिकल, प्योरली थ्योरेटिकल टॉपिक, लेकिन इंपॉर्टेंट है ना, एलिंगम डायग्राम वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है जी एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेटलर्जी हम पढ़ेंगे, मेटलर्जी कल से स्टार्ट हो जाएगा।
देखो इतना पार्ट केवल एनसीईआरटी में दिया गया है, ये यहां तक लिमिटेड है। हो गया अमन, ड्रॉप कर दूं मैं? चल तो कल के टेस्ट में क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 26 उसमें क्या है कि नॉट करेक्ट पूछा था और सारे स्टेटमेंट करेक्ट थे शायद, है ना? तो वो क्वेश्चन कैंसिल हो जाएगा, देखना आप 26 वाले डेट को जो पेपर था आपका, हाँ बेटा हाँ, तो उसमें करेक्शन हो जाएगा, ठीक है? ओके, अब देखो हेडिंग डालना कोवैलेंसी ऑफ जीनोन, है ना? जीनोन कितनी कोवैलेंसी शो करती है? कोवैलेंसी, जीनोन कितना कोवैलेंसी शो करेगा? तो जीनोन का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो देखिए, पहले तो इनर्ट गैस मतलब अंदर वाली इनर्ट गैस हम भर दे, ठीक है? उसके बाद मान लो यहां पर अपन ने S भर दिया 2 इलेक्ट्रॉन और फिर P भर दिया 6 इलेक्ट्रॉन, है ना? ये है, ठीक है? तो जब मैं इसको अनपेयर्ड करूंगा तो मुझे मिलेगी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो कोवैलेंसी कितनी आएगी बेटा? 2 अनपेयर्ड होंगे ना बेटा, तो कोवैलेंसी 2 आएगी। जब मैं इसको अनपेयर्ड करूंगा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में कोवैलेंसी 4 आ जाएगी। ग्राउंड स्टेट में तो एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं था, जब मैंने एक्साइटेड किया तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कोवैलेंसी 2 आई, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में कोवैलेंसी 4 आई, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में कोवैलेंसी 6 आएगी और फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में कोवैलेंसी कितनी आएगी? 8। तो मैं लिख सकता हूं कि इसकी जो कोवैलेंसी होगी वो 2, 4, 6 और 8 होगी। जीनोन की जो कोवैलेंसी होगी वो 2, 4, 6, 8 होगी, मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ये 2 बॉन्ड बना सकता है। तो अगर हम बात करें फ्लोराइड्स ऑफ जीनोन, फ्लोराइड्स ऑफ जीनोन, है ना? तो XeF2 मैं बोल सकता हूं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में लेके गए, फ्लोरीन ने इसको एक्साइटेड किया और 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हुए तो XeF2 बन जाएगा। अच्छा, XeF4 बनेगा, फिर XeF3 एग्जिस्ट नहीं कर सकता क्योंकि कोवैलेंसी कितनी है? 4। फिर XeF6 बनेगा, XeF6 बनेगा। अच्छा, फिर आप सोच रहे होंगे कि XeF8 बना दूं मैं, क्योंकि कोवैलेंसी 8 हो सकती है, लेकिन XeF8 एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग। भाई जीनोन एटम के चारों तरफ 8 फ्लोरीन, इतनी ज्यादा क्राउडिंग हो जाएगी कि XeF8 थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होगा, मतलब XeF8 एग्जिस्ट नहीं करता। तो कौन कौन से फ्लोराइड एग्जिस्ट करते हैं? XeF2, XeF4, XeF6, ये सीख लिया हमने। जीनोन के जो फ्लोराइड्स होंगे वो XeF2, XeF4 और XeF6। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, आसानी से इसको हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ले जा सकता है। मतलब ये केवल किसके साथ बॉन्ड बना सकता है? फ्लोरीन के साथ और ऑक्सीजन के साथ। फ्लोरीन के साथ क्यों? क्योंकि वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और ऑक्सीजन के साथ क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन साथ में एक पाई बॉन्ड भी बना सकता है। ऑक्सीजन जब पाई बॉन्ड बनाएगा तो वो तो इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, और सिग्मा बॉन्ड के साथ जब पाई बॉन्ड बनेगा तो बताओ कोवैलेंसी 8 मैं फ्लोरीन के साथ शो नहीं कर सकता, लेकिन क्या ऑक्सीजन के साथ शो कर सकता हूं? ऑक्सीजन के साथ कोवैलेंसी 8 शो होगी, XeO4 बनेगा। तो अब हम देख लेते हैं बेटा कि ऑक्साइड्स ऑफ जीनोन कौन कौन से होते हैं। क्या ऑक्साइड्स ऑफ जीनोन,
ठीक है, तो हमारे दिमाग में आएगा एक्सीओ, एक्सीओ2, एक्सीओ3 और एक्सीओ4। ठीक है बेटा, क्या बोला मैंने, एक्सीओ2 कोवेलेंसी, एक्सीओ2 4 कोवेलेंसी, एक्सीओ3 6 कोवेलेंसी और एक्सीओ4। अब समझना, एक्सीओ एंड एक्सीओ2 एग्जिस्ट नहीं करता, एक्सीओ और एक्सीओ2 एग्जिस्ट नहीं करता, यहां पाई बॉन्ड नहीं बनेगा बेटा। देखो बेटा, यहां चार्ज कितना मान लो आप, +2, यहां चार्ज कितना मान लो, +4, तो साइज ज्यादा होगा, साइज ज्यादा होगा तो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन इज डिफिकल्ट। जब जीनोन +2 में है और +4 में है, +6 के कंपैरिजन में, तो यहां पर साइज बड़ा ही होगा, इसलिए पाई बॉन्ड नहीं बनेगा। पाई बॉन्ड नहीं बनेगा तो ये स्टेबली नहीं एग्जिस्ट नहीं करेंगे। एक्सीओ3 एग्जिस्ट करता है, क्यों, क्योंकि इसका साइज सफिशिएंटली छोटा हो जाएगा, इसका साइज सफिशिएंटली छोटा हो जाएगा, एक्सीओ3 एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, एक्सीओ4 हाईली अनस्टेबल है, बट इसको हम बना सकते हैं, इसको हम आइसोलेट कर सकते हैं एक्सीओ4 को। इसकी अनस्टेबिलिटी का कारण क्या है, इसकी अनस्टेबिलिटी का कारण देखो, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक्सी डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, इसके पास 4 डी पाई बी पाई बॉन्ड है, एक्सीओ4 के पास 4 डी पाई बी पाई बॉन्ड है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बेटा, sp3, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। ठीक है, तो आप खुद सोचो यहां पर कि कौन से आप डी ऑर्बिटल यूज करोगे पाई बॉन्ड बनाने में, dxy, dyz, dxz। बेटा, जब मैं यहां पाई बॉन्ड बनाऊंगा तो मैं कौन से लूंगा, नॉन एक्शियल वाले dxy, dyz और dxz होंगे, उनके साथ तो पाई बॉन्ड स्टेबल बनेगा। लेकिन मुझे दो एक्शियल में से एक चूज करना पड़ेगा जब चौथा डी पाई पी पाई आएगा, या तो वो dz² होगा या dx²y² होगा। और ये दोनों कैसे होते हैं, एक्शियल होते हैं, ये दोनों एक्शियल ऑर्बिटल्स हैं। आपने डी ऑर्बिटल्स को दो पार्ट में डिवाइड करा हुआ बॉन्डिंग में, एक होते हैं नॉन एक्शियल dxy, dyz, dxz, और एक होता है एक्शियल dz², dx²y²। तो बेटा जो चौथा ऑर्बिटल है वो हमें एक्शियल लेना पड़ेगा, जिससे ओवरलैपिंग कैसी होगी, वीक, ओवरलैपिंग वीक होगी, मतलब इसकी स्टेबिलिटी कैसी होगी बेटा, कम। तो एक्सीओ4 हाईली अनस्टेबल, एक्सप्लोड कर जाता है ये, तो इसको रेयर कंडीशन में आइसोलेट कर सकते हैं। तो इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, एक्सीओ3, क्योंकि इसके पास कितने पी पाई डी पाई बॉन्ड है, 3, और तीनों किससे बना सकते हैं, dxy, dyz, dxz। बेटा इसका स्ट्रक्चर देखो, जीनोन, एक्सी, लोन पेयर, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ होगा, और कैसा होगा, पिरामिडल होगा, पिरामिडल होगा, क्योंकि जीनोन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है ना, एक लोन पेयर बच गया और 3 डी पाई पी पाई। ये डी पाई पी पाई में डी क्या है, dxy, dyz, dxz, नॉन एक्शियल वाले। क्लियर है बात। तो एक्सीओ देखो, ये तो दोनों मिलते ही नहीं क्योंकि पाई बॉन्ड नहीं बनता, लेकिन ये दोनों मिलते हैं जिसमें स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, एक्सीओ3 की। ठीक है, एक्सीओ4 हाईली अनस्टेबल है, एक्सप्लोड कर जाएगा। रीजन क्या है, इसके पास जो चौथा डी पाई पी पाई बॉन्ड है वो वीक है, क्योंकि वो बना है एक्शियल ऑर्बिटल के साथ। क्लियर, तो ये पॉइंट नोट करें और हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी तक ये सीखा बेटा, कंक्लूजन ये निकला कि 3 तो फ्लोराइड है, एक्सीएफ2, एक्सीएफ4, एक्सीएफ6, और 2 ऑक्साइड है, एक्सीओ3 और एक्सीओ4। ठीक है, नोट करें। कोई भी चीज रीड करने में प्रॉब्लम हो बता देना, मैं रीड आउट कर दूंगा ना।
आपसे पता है मल्टीपल में ये पूछा जा सकता है कि द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ XeO3 इज sp3, है ना, एंड इट कंटेन्स 3 d pi p pi bonds. द d ऑर्बिटल यूज्ड आर, कौन सी d ऑर्बिटल यूज्ड हुए d pi p pi में? तो आप क्या याद रखोगे? नॉन एक्सियल वाली dxy, dyz, dxz. कौन से नहीं यूज होते हैं? dx2 y2 जो एक्सियल है और dz2, है ना. dz2 आपने पढ़ा होगा बेटा, डोनट शेप का होता है ये, या इसको बेबी सूदर ऑर्बिटल भी कहते हैं, जो z एक्सिस के अलॉन्ग होता है और एक xy प्लेन में एक रिंग होती है dz2. इसमें कॉनिकल नोड होता है ना, कॉनिकल. तो इस पार्ट की समरी केवल इतनी सी है कि जीनॉन की कोवेलेंसी 2, 4, 6, 8 है. जीनॉन फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड्स बनाता है. फ्लोराइड्स में केवल XeF2, XeF4, XeF6 एग्जिस्ट करता है, XeF8 एग्जिस्ट नहीं करता ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग. ऑक्साइड्स ऑफ जीनोन में केवल 2 ऑक्साइड्स एग्जिस्ट करते हैं, XeO3 और XeO4. इनकी दोनों की स्टेबिलिटी की बात करें तो XeO3 इज मोर स्टेबल देन XeO4. अच्छा, XeO3 में हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, 4 d pi p pi बॉन्ड्स होंगे टेट्राहेड्रल, और XeO3 में एक लोन पेयर है, 3 d pi p pi बॉन्ड्स है, 3 सिग्मा बॉन्ड्स है ना. तो इसकी शेप होगी पिरामिडल. XeO3 इज पिरामिडल.